हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा। तो आज आपकी मैम हिंदी की क्या लेकर आई हैं? आप सभी का क्लास 10th है, बोर्ड है। खास तौर से जो आपका लर्निंग पोर्शन होता है उसको लेकर तो आप लोग अश्योर रहते हो कि हाँ ये हम लर्न कर लेंगे, लेकिन काव्य में तब भी आप लोग थोड़ा बहुत डरते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डर आप लोग को लगता है वो है आपको व्याकरण में, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि व्याकरण में आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपके लिए सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब जैसे व्याकरण का हमने पहला टॉपिक पढ़ा, क्या था? रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब ये जो एक टॉपिक है ये आपके क्लास 10th में के कोर्स ए और बी दोनों में आ रहा है। अब ये जो एक टॉपिक है इसे 2 साल के लिए बाइफरकेट किया गया था। कहने का मतलब क्या है, आप लोगों ने क्लास 9th में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़े थे और दूसरा भेद रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद आपने 10th में पढ़ा। तो इससे पहले वीडियो मैंने आपको कराया रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि भाई इनको किस तरीके से जानना है या समझना है। अब समझ तो गए हो, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। मैंने आपको जहाँ सब चीज़ें डिटेल में समझाई वहीं इनकी ट्रिक्स भी आपको समझाई थी ना ट्रिक्स। तो बस अब उन्हीं ट्रिक्स पे हमें काम करना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअल में जो पेपर में हमारे पास आता है वो है वाक्य परिवर्तन, ठीक है। डेफिनेशंस आएंगी, जैसे कि हमने बताया है कि इस साल क्लास 10th में पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि उन्होंने क्या किया है, व्याकरण में से सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हटा दिए हैं। आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो जो ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इनका पैटर्न अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि किस तरीके से आने वाला है, लेकिन जैसे ही वो पैटर्न क्लियर करते हैं मैं आपको वो भी सारी चीज़ें समझाऊंगी। अभी जैसा कि अब हमने रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद किया है, तो जो अगर हमारी जो पॉसिबिलिटी है कि ये 2-3 तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। पहली चीज़ ये रहेगी कि वो आपको डेफिनेशंस बोल देंगे, डेफिनेशंस लिखने के लिए, तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस में हो जाएंगी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये 2 तरीके से पूछेंगे, आपको सेंटेंस दे देंगे और साथ में आगे ब्रैकेट में दे देंगे कि आपको इसे किस सेंटेंस में बदलना है। मान लीजिए सरल वाक्य दे दिया है और आपको उसे संयुक्त वाक्य में बदलना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा तरीका आ सकता है वो आ सकता है कि आपको वाक्य दिया है और पहचानना है कि ये कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो जहाँ तक है इस तरीके से आएगा। तो ये दोनों सारे ही पैटर्न मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कराऊंगी। और जैसे सीबीएसई के थ्रू ये इशू हो जाता है कि वो किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछने वाला है, तो वो पैटर्न तो मैं आपको बताऊंगी सैम्पल पेपर के थ्रू में, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हम। जैसे आप टॉपिक देख रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए प्लस बी, यानी कि दोनों ही कोर्सेज में ये जो आपका टॉपिक है ये कॉमन है। ध्यान से देखिएगा आप सभी बच्चे। तो शुरू करते हैं। अब इन्होंने बोला है वाक्य परिवर्तन। अब चूंकि हमने रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद 3 तरीके के पढ़े हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य। अब इन्हीं को आपस में इंटरचेंज करना है। तो इनको कैसे चेंज किया जाता है इनको देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसीलिए वाक्य में 6 प्रकार का रूपांतरण हो सकता है। कैसे होगा 6 तरह का रूपांतरण, चलिए देखिए। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या बोला कि साधारण वाक्य, तो अब 6 हैं तो हर एक वाक्य में 2 तरह की तब्दीली होगी। जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य, ये भी साधारण वाक्य से मुख्य वाक्य। तो ये साधारण वाक्य से जो तब्दील कर रहे हैं तो ये 2 तरीके के बन रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य से हम बनाएंगे साधारण वाक्य में और फिर इधर संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में। तो ये दोनों हमारे हो गए 2 तरीके के, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा वाक्य मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। तो ये हो गए हमारे 2 तरीके के। तो समझ में आ गया आपको कि हम किस तरीके से इनकी तब्दीलियां करेंगे। हर वाक्य को दूसरे वाक्य में हमें बदलना ही बदलना है, और ये सारे टेक्निक हम सीखने वाले हैं। 4-4, 5-5 आपके पास ऑप्शन लेकर आ रही हूँ और उनके थ्रू आपको समझा रही हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं सरल वाक्य, ठीक है। सरल अथवा साधारण वाक्य से हम संयुक्त वाक्य में तब्दील कर रहे हैं। अब जो है ना, सरल वाक्य में कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो नियम क्या हैं। वो नियम क्या थे, साधारण वाक्य में आपका जो है उद्देश्य एक से कई हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है।
मगर विधेय भी उसमें एक ही हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करी थी। विधेय कई इसलिए हो सकते हैं क्योंकि विधेय के अंतर्गत क्रिया आती है। अगर हम सरल वाक्य से उसे क्या कहते हैं संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो वहाँ पर क्रियाओं का दो होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, साधारण वाक्य में विधेय दो नहीं होंगे, आपको एक ही सेंटेंस में उसे कंपाइल कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे चाचा जी खाना खाकर सो गए। अब यहाँ पर खाना खाना और सोना दो क्रियाएं थी, उद्देश्य कौन था, एक था, ठीक है। अब यहाँ पर हम उद्देश्य दो भी कर सकते हैं, कैसे, चाचा जी और चाची जी आकर खाना खाकर सो गए। अब देखिए यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमने उद्देश्य दो कर दिए, चाचा जी और चाची जी दो उद्देश्य हो गए क्योंकि हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, समझ गए। तो यहाँ पर साधारण वाक्य का नियम, वही साधारण वाक्य आपके बदलेंगे जिन्हें हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि साधारण वाक्य एक वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बनाते समय हमें इन्हें दो वाक्यों में पहले डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, पहला है वह हिंदी पढ़कर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर वह जो है वो एक हमारा उद्देश्य है। अब हिंदी पढ़कर चला गया, यहाँ पर पढ़कर एक क्रिया है और चला जाता है ये एक क्रिया है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, सबसे पहले जैसे ही आपके पास साधारण वाक्य आ रहा है रूपांतरण के लिए, अगर उससे आपको बोला गया है कि आपको संयुक्त वाक्य बनाना है या मिश्र वाक्य बनाना है, तो सबसे पहले दिमाग में ये तोड़ लेना कि यहाँ पर हम दो सेंटेंस में बांटने के लिए उनकी दो क्रियाओं का निकालना हमारा ज़रूरी है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए उद्देश्य एक था, जबकि क्रियाएं हमने विधेय में से दो निकाल ली हैं। साधारण वाक्य में सबसे पहले अब हम संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं, तो हमने क्या कहा, वह हिंदी पढ़कर चला जाता है, तो हमने क्या किया, वह हिंदी पढ़ता है और चला जाता है। हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पर। और हाँ, पहला नियम हमने क्या बताया, सरल वाक्य से जब हम बदलेंगे तो हमेशा सरल वाक्य में हमें दो क्रियाएं जोड़कर उसके दो वाक्य बना लेने हैं, हमने दो बना लिए उसके। अब दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम उसे संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं या मिश्र वाक्य में बदल रहे हैं, जैसे संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं तो पहले वाक्य को हमें पूर्ण रखना है। पूर्ण रखने का तात्पर्य यहाँ है कि वो वाक्य पढ़ने के बाद अधूरापन नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये वाक्य अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाया है। तो संयुक्त वाक्य का पहला नियम हमने क्या बताया था आपको, जब मैं पढ़ा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, कि इसमें जो है पहला वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, ये कंपल्सरी थिंग है। मिश्र वाक्य में पहला वाक्य अपूर्ण रहता है, वो इसलिए क्योंकि जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं पढ़ेंगे हमें पहले वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये नियम होता है। तो मैंने वही किया, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मैंने साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदला तो पहला वाक्य जब हमने यहाँ पर लिया, वह हिंदी पढ़ता है, हमने क्या लिया, वह हिंदी पढ़ता है। अब जब हम ये वाक्य बोल रहे हैं तो ये अपने आप में पूर्ण लग रहा है, हमें कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरापन है, कुछ चीज़ इसमें मिसिंग है, या ये वाक्य अपने आप में पूरा। देखिए पूर्ण का मतलब होता है जो वाक्य पढ़ा जा रहा है उससे हमें उसका पूरा अर्थ समझ में आए। अपूर्णता का मतलब ये होता है कि जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं वो अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, उसको समझने के लिए उसके आगे आ रहे दूसरे वाक्य को पढ़ना कंपल्सरी हो जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, पहला पूरा वाक्य सही दिया, साथ ही हमें लगाने कौन से अव्यय हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए इनको आपको लेकर कंफ्यूजन है कि मैम कौन से समानाधिकरण होते हैं, कौन से व्याधिकरण होते हैं। वो अव्यय जो क्या कहते हैं वाक्य को दूसरे वाक्य पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम बोलेंगे की है, कभी अब जैसे की शब्द है कभी कभी अपने आप में ही पूर्ण होता है और कभी कभी नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि जब आप वाक्य बना रहे हो, बनाते समय कैसे फर्स्ट वाक्य बना रहे हो, क्योंकि शब्द है या इसलिए है, ये आपका व्याधिकरण अव्यय में भी आएगा और आपका ये समानाधिकरण में आएगा। बस आपके इस्तेमाल करने के तरीके पर डिपेंड करता है कि इसे आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पर और तो सीधे सीधे है वो कि समानाधिकरण अव्यय पे आता है, ये आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और ये हमेशा कहाँ, संयुक्त वाक्य में इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट आते हैं, अध्यापक ने पढ़ाकर प्रश्न पूछे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो क्रियाएं हैं, पहली है पढ़ाकर और दूसरा है प्रश्न पूछे, ठीक है। देखो निकाल लिया ना। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो साधारण वाक्य आ रहा है
कि उसमें क्रियाएं कितनी हैं, तो हमने क्रियाएं निकाल ली कि 2 क्रियाएं हैं। चलिए देखते हैं, अध्यापक ने पढ़ाया तथा प्रश्न पूछे। तो अब ये अध्यापक ने पढ़ाया, जैसे ही हमने उसे बदला तो जो पहला वाक्य हमने बताया वो अपने आप में पूर्ण बनाया कि अध्यापक ने पढ़ाया। हाँ ठीक है, अब इसको पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, या ये वाक्य अपना पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, हमें ऐसा नहीं लग रहा। हम उसको जैसे ही पढ़ते हैं हमको लगता है कि नहीं, ये अपने आप में पूर्ण है। फिर आते हैं, पछताने से बचने के लिए परिश्रम करो। ठीक है, पछताने से बचने के लिए परिश्रम करो। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, परिश्रम करो और दूसरा पछताने से बचने। तो ये 2 चीज़ें, बचने, एक यहाँ पर बचने और परिश्रम करो, ये 2 चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जब आप साधारण वाक्य से सरल वाक्य में बना रहे हो तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो क्रिया यहाँ पर पहले आई है वो संयुक्त वाक्य में भी पहले आए। ये अब आप देखिए, इसमें अर्थ नहीं बदलना चाहिए। पहला नियम एक चीज़ है, जब भी आप साधारण वाक्य से बदलो, संयुक्त वाक्य से बदलो या मिश्र वाक्य से बदलो, अर्थ में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। जो वाक्य आपसे पूछा जा रहा है उसका जो अर्थ है, उसके बाद जब आप दूसरा वाक्य पढ़ोगे तो उसमें भी वही अर्थ होना चाहिए। अर्थ में तब्दीलियाँ किसी भी तरीके से नहीं लानी है। हाँ, क्रियाओं को आप आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब इस वाक्य में आप देख लो, हमने क्या बोला, पछताने के लिए परिश्रम करो। तो यहाँ पर हमने क्या, परिश्रम करो अन्यथा पछताओगे। ठीक है, अब देखो दोनों को पढ़ो। ठीक है, दोनों में चेंजेस हैं, वाक्य में बहुत चेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके अर्थ में तब्दीली नहीं है। अर्थ अगर आप उसको भी पढ़ोगे तो भी उसमें वही अर्थ निकल रहा है, जो इसमें पढ़ रहे हो उसमें भी वही अर्थ निकल रहा है। इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही। जैसे देख रहे हो यहाँ पर क्या, पछताने के लिए परिश्रम करो, जाहिर सी बात है आगे चल के पछताना पड़ेगा। परिश्रम करो अन्यथा पछताओगे। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि मैम यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने किसी तरह का जो है वो नहीं लगाया, क्या नाम, अव्यय बिल्कुल लगाया है, अन्यथा शब्द लगा है ना, ये अव्यय के तौर पे लगा है। क्रियाएं हमने दोनों ली, पछताने के बचने के लिए, तो पछताव हो गया। परिश्रम करो, ठीक है, तो परिश्रम करो जब हम ये पहला वाक्य कर रहे हैं तो देखो अपने आप में पूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं, वह खाना खाकर सो गया। अब खाना यहाँ खाकर और सो गया, ये 2 क्रियाएं होगी। जैसे ही साधारण वाक्य आता है, जाहिर सी बात है साधारण वाक्य को हम किसी दूसरे वाक्य में बदलेंगे भी तो वो या तो संयुक्त होगा या तो मिश्र होगा। तो इसलिए हर हालात में हमें साधारण वाक्य में से 2 क्रियाएं तो निकालनी ही। फिर है, उसने खाना खाया और सो गया। अब उसने खाना खाया, जब हम पहला वाक्य देख रहे हैं तो क्या हमने किया कि ये अपने आप में पूर्णता लिए हुए, इसमें कहीं पर भी हमें कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ क्या दिया गया है, थोड़े से बड़े जो हैं वो अब वाक्य आ गए, अभी तो हमने छोटे छोटे किए। विनम्रता पूर्वक आगे बढ़कर उसने गुरु के चरण स्पर्श किए। अब इसमें क्रियाएं क्या हैं, सबसे पहले है यहाँ बढ़कर और चरण स्पर्श किए, ये 2 क्रियाएं। हमेशा सबसे पहला काम क्या है, हमको क्रिया निकालनी है। फिर यह है, वह विनम्रता पूर्वक आगे बढ़ा। ठीक है, वह विनम्रता पूर्वक आगे बढ़ा, ये वाक्य जैसे ही हमने पढ़ा ये हमको पूर्ण लग रहा है ना, क्योंकि इसे तो हम संयुक्त वाक्य में बदल रहे हैं तो इसका पूर्ण होना कंपलसरी है। फिर है, और गुरु के चरण स्पर्श किए। नेक्स्ट आते हैं, आलस्य के कारण समय पर नहीं पहुंच पाया। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम क्रिया, बिल्कुल क्रिया है। आलस आ जाना हमें किसी काम से रोक देता है, क्रिया के करने से हमें रोक देता है। रोकता है कि नहीं रोकता? हमें मान लीजिए आलस आया, हम थक गए, स्कूल से आए, तुम्हें आलस आया, होमवर्क मिला हुआ है, अरे छोड़ो आज अभी नहीं करेंगे, शाम को करेंगे। शाम को नहीं किया तुमने, खेलने चले गए, फिर बच गया, खेल कर आए, फिर इतनी हिम्मत नहीं है शरीर में कि भाई किया जा सके, तो अब तुमने कहा कि अब सो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, उस आलस ने तुम्हें एक काम करने से रोक दिया। रोका कि नहीं रोका? तो इस वजह से तुम्हारा एक काम रुक गया, तुम्हारी क्रिया नहीं हुई। तो इस तरीके से आलस को जो है आप एक क्रिया में बना सकते हो। तो यहाँ पर हो गया आलस के कारण और पहुंच पाया। तो देखिए क्या है, आलस से आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो आलस से आ गया था, इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाया।
सिंपल। अब अगर हम यहाँ पे लगा देते क्योंकि आलस आ गया था इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाया, तो ये हमारा हो जाता मिश्र वाक्य। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि दो वाक्यों के बीच में अव्यय लगाना है। किसी भी वाक्य के शुरू में या आप बोल रहे हो बीच में तभी लगाओगे जब ये मिश्र वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य में हमेशा दो वाक्यों के बीच ही अव्यय लगेगा। फिर आते हैं, चोर सिपाही को देखकर भाग गया। अब यहां पर भी देखिए क्या है, एक तो है देखकर और दूसरा भाग गया, दो है ना क्रियाएं। देखिए, चोर ने सिपाही को देखा और भाग गया, तो चोर ने सिपाही को देखा अपने आप में पूर्ण है। तो समझ में आ रहा है ना, संयुक्त वाक्य का पहला नियम यह है कि इसमें पहला वाक्य जो है वो पूर्ण होना चाहिए। दूसरा नियम, इसमें समानाधिकरण अव्यय होना चाहिए। और तीसरा नियम कि अगर हम जो दूसरा वाक्य बना रहे हैं उसमें अगर कर्ता यानी कि उद्देश्य को ऐड नहीं भी करते हैं, जैसे हम यहाँ आप देख रहे हैं भाग गया, तो इसमें चोर भाग गया ये हो सकता था, तो कर्ता जो है वो हम दो बार रिपीट नहीं कर सकते। कर्ता को छोड़कर बाकी वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, आप ये ऐसे देख सकते हो कि जो भी हम दूसरा वाक्य बना रहे हैं, अगर हम उसमें कर्ता को ऐड कर दें तो दूसरा वाक्य अपने आप में पूर्ण हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, चोर ने सिपाही को देखा, तो कर्ता कौन है? चोर है। अब इस चोर को अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें दूसरा, चोर भाग गया, तो दूसरा वाक्य भी अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम हिंदी वाक्य बनाते हैं तो कर्ता को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ें हम इनडायरेक्टली ही मेंशन कर देते हैं, तो ये उसी तरीके से है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, वह विनम्रता पूर्वक आगे बढ़ा और गुरु के चरण स्पर्श किए। अब यहीं पर है, यहाँ पर वह को जब हम दोबारा दूसरे वाक्य में रिपीट करते हैं तो वह यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा? उसने गुरु के पैर चरण स्पर्श किए, ये चीज़ आएगी। ठीक है, उसी तरीके से आलस से आ गया था इसीलिए समय पर नहीं पहुँच पाया, इसी की यहाँ पर आएगा आलस के कारण समय पर नहीं पहुँच पाया। कहने का तात्पर्य है कि हम जब भी दूसरा पहले वाक्य की जो कर्ता है, जो भी उद्देश्य है, जैसे यहाँ पर आलस्य था, तो यहाँ पर उसको जब भी हम दूसरे वाक्य में लगाएं तो वो अपने आप में पूर्ण हो जाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बालक रो रो कर चुप हो गया। अब यहाँ पर एक तो रोना है और दूसरा चुप हो जाना है। रो रो कर चुप हो गया, दो क्रियाएं हैं। कैसे किया? बालक रोता रहा और चुप हो गया। अब यहाँ पर देखिए, बालक रोता रहा ये चीज़ है, अगर इसी बालक को हम यहाँ पर कर देंगे बालक चुप हो गया, अपने आप में वाक्य पूर्ण हो गया कि नहीं? अगर हम कर्ता को यहाँ लाकर लगाते हैं तो सेकंड वाक्य भी अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने पहले वाक्य पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना है कि वो अपने आप में पहले पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गए, जब हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो हमें क्या करना है। अब हम आ जाते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में तब्दीली जब करते हैं कैसे होती है। साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन हम किस तरीके से करते हैं, इसमें भी देखिए वही नियम है। सरल वाक्य जब भी हम लेंगे उसमें हमेशा हमें सबसे पहले दो क्या निकाल लें, हम क्रियाएं निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्रियाएं दो निकालनी है। फिर उसके बाद जब हमें उसे मिश्र वाक्य में बदलना है तो जो हमारा पहला वाक्य रहेगा उसमें इस तरीके से अव्यय को सेट करना है, अव्यय को, व्याधिकरण अव्यय को इस तरीके से सेट करना है कि वो वाक्य अपूर्ण रहे। जब तक हम दूसरा वाक्य नहीं पढ़ें तब तक हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आए। ठीक है, ये ध्यान देना है। ठीक, देखिए क्या है, साहसी विद्यार्थी सफल होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो दो क्रियाएं नहीं हैं। नहीं है तो बनानी पड़ेंगी हमें। अगर नहीं भी हैं तो हमें क्या करेंगे, बनानी पड़ेंगी। तो जैसे आप देख रहे हो साहसी विद्यार्थी, ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे क्रिया में? जो साहसी विद्यार्थी होता है वह अवश्य सफल होते हैं या वे अवश्य सफल होते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या है, जो साहसी विद्यार्थी होते हैं ये सफल होते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, जो साहसी विद्यार्थी होते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर बोला, हमने साहसी विद्यार्थी और सफल होते हैं इनको दो अलग अलग वाक्यों में तब्दील कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर जो लगा देने से पहले वाक्य में अपूर्णता आ गई। अब जो यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये और ये दोनों हमारा क्या है,
व्याधिकरण अव्यय, व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। क्यों है? क्योंकि इस जो ने क्या काम किया, इसे व्याधिकरण कहा क्यों? व्याधिकरण का सीधे सीधे मतलब होता है डिपेंड कर देना, एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड, मतलब एक अव्यय, एक ऐसा अव्यय शब्द जो पूरे के पूरे वाक्य के अर्थ को आधा कर देता है, यानी कि जो दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही हम पढ़ रहे हैं जो, अब अगर मान लीजिए जो हटा के पढ़ो साहसी विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये होगा साहसी विद्यार्थी ही सफल होते हैं या साहसी विद्यार्थी सफल होते हैं, साधारण वाक्य। अब इसी को अगर आप संयुक्त वाक्य में पढ़ोगे तो क्या होगा, साहसी विद्यार्थी होते हैं और वह सफल भी होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते थे संयुक्त वाक्य, ठीक है। या सफलता, सफलता, अब इसी को हम ऐसे बता सकते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो साहसी विद्यार्थी होते हैं, ठीक है ना। देखो अब मिश्र वाक्य किस तरीके से बन रहा है, हमने क्या किया, जो साहसी विद्यार्थी होते हैं ये सफल होते हैं, सिंपल बात। सफलता उन्हीं विद्यार्थियों को प्राप्त होती है जो साहसी होते हैं, सिंपल है ना। अब यहाँ पर हम जब अर्थ किसी भी कंडीशन में नहीं बदल रहा, मैंने आपको 3 तरीके से वाक्य बता दिया मिश्र का, लेकिन किसी भी कंडीशन में इनका अर्थ नहीं बदला। पहला नियम वही, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। फिर आते हैं कमाने वाला खाएगा। अब इसमें सबसे पहले 2 क्रियाएं, सबसे पहले वाला कमाने वाला, दूसरा खाएगा, तो जो कमाएगा वह खाएगा। अब यहाँ पर हमने जो और वह, ये 2 अव्यय हमने आपस में कनेक्टेड लगा दिए, जिसकी वजह से ये पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो गया। क्योंकि जब हम पहला वाक्य पढ़ रहे हैं जो कमाएगा, तो ये अपने आप में हमें अधूरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये एक नियम है संयुक्त वाक्य में, जहाँ पहला वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए कि जैसे ही हम वाक्य को पढ़ें वो अपना पूरा अर्थ बता दे। उसी तरीके से मिश्र वाक्य में ये कंपलसरी है कि पहले वाक्य में अपूर्णता होनी चाहिए, और ये अपूर्णता बिना व्याधिकरण अव्यय लगाए आएगी ही नहीं, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, परिश्रमी व्यक्ति और सफल होता है, सिंपल। तो परिश्रमी व्यक्ति, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। देखो, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, या सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो परिश्रमी होते हैं, सिंपल। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, अर्थ नहीं बदल रहा है, हम वाक्य में बदलाव कर रहे हैं, लेकिन अर्थ में कहीं पे भी 1% का बदलाव नहीं होना चाहिए, ये पहला नियम है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने पढ़ा जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, जैसे ही हमने इसको पढ़ा तो हमें क्या दिखाई दिया कि पहले वाक्य में ऐसा कुछ है जो अभी अधूरापन लिए है, हमें पूरा वाक्य का अर्थ समझ में आ ही नहीं रहा है, कि कुछ ऐसा है जो पार्ट मिसिंग है, जो हमसे नहीं कहा गया। जो क्या कहते हैं, क्या लिखा, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, ठीक है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, तो आगे क्या, आगे क्या, भाई परिश्रमी है तो परिश्रमी है, या तो अगर हम यहाँ पर जो हटा दें, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है, या जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति होता है वह अवश्य सफल होता है, तो तब भी ये कुछ अटपटा सा वाक्य लग रहा है ना। तो यहाँ पर जो और वह हमने 2 व्याधिकरण अवयवों को ऐड किया। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षक अपने शिष्यों को अच्छा बनाना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, शिक्षक चाहता है, अब बनाना चाहता है तो हमने शिक्षक चाहता है, क्योंकि शिक्षक की चाहत है, तो शिक्षक के साथ जो क्रिया जुड़ी थी वो हमने साथ ले ली। शिक्षक चाहता है उसके शिष्य अच्छे बने, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि मैम पहला वाक्य, बिल्कुल देखिए पहला वाक्य शिक्षक चाहता है। अब बताइए, अब जैसे ही हमने, इसमें कोई अव्यय नहीं लगा है, लेकिन जब हमने ये वाक्य में, जब जो भी हमने 3 शब्द लिए हैं, ये अपने आप में देखिए जब बनकर एक अपूर्ण वाक्य को ही बना रहे हैं कि नहीं वे। शिक्षक चाहता है, अब शिक्षक चाहता है तो क्या चाहता है, पूरा वाक्य तो हमने बोला ही नहीं, अपने आप में ये पहला वाक्य अधूरा हो जाता है। शिक्षक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने, आप की भी लगा सकते थे, यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि उसके शिष्य अच्छे बने। अब इसमें व्याधिकरण अव्यय जो है उसके लगने से यहाँ पर अभी उतना व्याधिकरण नहीं आया है, अगर हम यहाँ पर की लगा दें तो ये ज़्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
तो आपने देख लिया सरल या साधारण वाक्य से हम दूसरे वाक्य यानी कि मिश्र में तब्दीलियां कर रहे हैं। अब आ जाते हैं क्या, सरल वाक्य से हम मिश्र वाक्य में आगे देख रहे हैं। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। ठीक है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। अब यहाँ पर धनी व्यक्ति, जो व्यक्ति धनी होता है वह सभी चीजें खरीद सकता है। देखिए, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। अब जो और वह लगा देने से क्या हुआ, ये आपस में डिपेंड हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। अब देखिए, ये भी साधारण वाक्य है, अब इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो फिर वही नियम, पहला वाक्य ऐसा बनाना है कि जिसमें हमें अर्थ, जो कहते हैं पूरा अर्थ निकलने ही नहीं पाए, जब तक व्यक्ति उसका दूसरा वाक्य पढ़ नहीं ले। ठीक है, तो दो वाक्य बनाने के नियम संयुक्त वाक्य में भी है, मिश्र वाक्य में भी है। सिर्फ फर्क ये है कि संयुक्त वाक्य में आपको पूर्ण वाक्य बनाना है और मिश्र वाक्य में आपको अपूर्ण बनाना है। जैसे यहाँ दिया, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते। तो सबसे पहले अब आप देख रहे हो कि इसमें दो क्रियाएं तो है नहीं। अब इस कंडीशन में हम क्या करें, तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पर स्वावलंबी व्यक्ति और सुखी रहते हैं, इन दो को आप बना दीजिए। भाई कुछ वाक्य तो ऐसे भी होंगे ना कि जिसमें दो क्रियाएं नहीं होंगी, तो उस कंडीशन में क्या बनाएंगे, भाई कर्ता के साथ आप कोई भी क्रिया उसका होने वाली आप जोड़ दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हमने, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, जो स्वावलंबी व्यक्ति हैं हमने कर दिया, जो लगा दिया स्वावलंबी व्यक्ति होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर जो और वे जो हैं ये हमने दो ऐसे अव्यय लगाए जिसकी वजह से पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो गया। क्योंकि आप पहला वाक्य पढ़ो, जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, जैसे हम ये पहला वाक्य पढ़ रहे हैं ये अपने आप में अधूरा है। फिर आते हैं, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, वैसे तो ये वाक्य सामने बना हुआ है लेकिन अपने दिमाग इसमें पहले दौड़ाओ। जो बना है वो तो हम देखते नहीं, जैसे अब आपको मैं पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले ये वाक्य देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि इसमें कितने एस्पेक्ट हैं, कि कितनी चीज़ें बन सकती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। तो यहाँ पर मर मिटने वाला ये हुआ, दूसरा क्या है, होता है, देशभक्त होता है। तो दो क्रियाएं हमने निकालनी कि हम दो क्रियाएं इसको कर लगते हैं। तो क्या है, जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटने वाला होता है वो सच्चा देशभक्त होता है। या ऐसे कर सकते हैं, जो व्यक्ति सच्चे देशभक्त होते हैं वे ही देश के ऊपर मर मिटने वाले होते हैं, देश के लिए मर मिटने वाले होते हैं। ऐसे भी कर सकते हो ना। तो चलो देखो, अर्थ नहीं बदलना है, बस हमें ये काम करना है। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमने दे दिया ना, जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटने वाला होता है वह सच्चा देशभक्त होता है। अब वही चीज़ है, जो और वही, हमने दो अव्यय लगाए। हमेशा इसमें आप देख रहे हो ना कि संयुक्त वाक्य में जहाँ हम एक अव्यय लगा रहे थे वहीं हम जब मिश्र वाक्य में बदल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो अव्ययों को लगा रहे हैं। आते हैं, दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक है, दंड क्षमा कराने या करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। अब पनिशमेंट मिली है उसके लिए लिखना है। तो क्या इसमें आप करोगे, सबसे पहले देख रहे हो, ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, आपको दो चीज़ें, पहली चीज़ है आपको दंड क्षमा करवानी है, दूसरा प्रार्थना पत्र लिखना है, दो चीज़ें थी। ठीक है, तो अब हमने जब इसको बदला, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिया बाद में आप उसे बाद में लाओ, सुविधा के लिए आप उसे पहले भी ला सकते हो। तो देखो यहाँ प्रार्थना पत्र जो बाद में था उसे हमने पहले कर दिया, एक ऐसा पत्र लिखो या एक ऐसा प्रार्थना पत्र लिखो, जो कोई भी एक ऐसा प्रार्थना पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना की गई हो। सिंपल है कि नहीं। तो अर्थ तो नहीं बदला ना, हमने चीजें चेंज करी लेकिन क्या अर्थ बदला, इसमें कहीं कुछ ऐसी तब्दीली थी जो मेन वाक्य में दी हुई थी उसमें कहीं पर ऐसा था कि वो चीजें आपको नहीं समझ में आई। चलिए, तो साधारण वाक्य से हमने दो तरीके के वाक्य तब्दील होते देख लिए, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब बारी है हमारी संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य से अब हमें बदलना है साधारण वाक्य में। संयुक्त वाक्य में क्या होता है,
दो वाक्य होते हैं, दो क्रियाएं होती हैं। अब इनको करके हमें एक वाक्य में लेके आना, यानी कि अभी तक हम साधारण वाक्य को दो वाक्य में तब्दील कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है कि जो दो वाक्य हमारे पास है उन्हें छोटा करके एक कंप्रेस कर देना है और एक में ले आना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये भी कोई मुश्किल नहीं होगा ज़्यादा, बहुत आसान है। उसने अध्ययन किया और परीक्षा में सफल हुआ। उसके अध्ययन करने के कारण वह परीक्षा में सफल हुआ। बोला ना मैंने, उसने अध्ययन किया और वह सफल हुआ, उसके अध्ययन करने के कारण वह सफल हुआ। देखिए क्या है, वह अध्ययन करके परीक्षा में सफल हुआ। ठीक है, ये भी सही है। उसने अध्ययन किया और परीक्षा में सफल हुआ, उसके अध्ययन करने के कारण वह परीक्षा में सफल हुआ। हमने ये चीज़ देखी थी। अब इसको चीज़ हमने क्या दी, वह अध्ययन करके परीक्षा में सफल हुआ। अब चलिए एक छोटा सा टास्क हम आपको देते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, उसने अध्ययन किया और परीक्षा में सफल हुआ। ये एक संयुक्त वाक्य है, इसे क्या आप मिश्र वाक्य में बदल सकते हैं। ठीक है, अपने आप को चैलेंजेस देते रहनी चाहिए, क्योंकि जितने हम चैलेंजेस देते हैं उनको हल करने में उतना मज़ा आता है। ठीक है, अब जैसे सिंपल है, यहाँ पर उसने अध्ययन किया। ठीक है, क्योंकि उसने अध्ययन किया इसलिए परीक्षा में सफल हुआ। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ दो अव्यय लगाने हैं, तो हमेशा ऐसे अव्यय लगा दो पेयरिंग में। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं, दो अव्यय नहीं लगा सकते। बिल्कुल, मिश्र वाक्य में तो हमें दो अव्यय लगाने हैं। अब चूंकि ये संयुक्त वाक्य दिया था हमने आपको, इसे मिश्र वाक्य में भी तब्दील करना बता दिया। साधारण वाक्य में क्या था, वह अध्ययन करके परीक्षा में सफल हुआ, वह अध्ययन करने के कारण परीक्षा में सफल हुआ। ठीक है, कुछ भी कर दो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, रेखा गा रही है और नाच रही है। क्या होगा, रेखा गाकर नाच रही है। ठीक है, हो सकता है। देखिए, रेखा गा और नाच रही है। अब देखिए ये चीज़ अच्छा मैंने देखी है, अक्सर मैं जब कॉपीज चेक करती हूँ तो बच्चों के में ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर और आ गया है तो इसका मतलब है कि ये वाक्य जो है वो संयुक्त है, क्योंकि और इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है। लेकिन इनमें फ़र्क है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। याद रखना, जो हम समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय संयुक्त वाक्य में लगाते हैं वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। अगर दो शब्द के बीच में और लग रहा है तो वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य नहीं है। जैसे यहाँ पर गा और नाच, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये शब्द हैं। शब्दों के बीच अगर हम अव्यय को लगाते हैं, शब्दों के बीच अगर हम अव्यय को लगा रहे हैं तो वो हमारा संयुक्त वाक्य के नियम को बनता ही नहीं है। क्योंकि संयुक्त वाक्य के नियम क्या कहते हैं, वाक्य आपस में जुड़ते हैं समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से। लेकिन अगर शब्द जुड़ रहे हैं तो नहीं होगा भाई, शब्द तो एक ही वाक्य के पार्ट हो गए ना। यहाँ पे तो दो वाक्य है ही नहीं। जहाँ दो वाक्य नहीं है वहाँ संयुक्त वाक्य का नियम अपने आप में अप्लाई ही नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये दो शब्द थे जबकि यहाँ पर ये दो वाक्य हैं। ठीक है, फर्क आया समझ में कि दो वाक्य और दो शब्दों के बीच सेम अव्यय लग जाने से वो संयुक्त वाक्य नहीं बन जाता है। आपको देखना है कि अव्यय लग कहाँ रहा है, वाक्यों के बीच है या शब्दों के बीच है। जैसे मान लीजिए हमने एक बार ऐसे, याद है, एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट किया और मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया था कि बच्चे खेलते और खाते हैं। ठीक है, बच्चे खेलते और खाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने जो उसको बोल दिया कि संयुक्त वाक्य है। कुछ ऐसा ही था जो शब्दों के बीच में था। तो मुझे एग्जैक्ट वो क्या कहते हैं सेंटेंस याद नहीं आ रहा है, आई थिंक ऐसा था, शब्दों के बीच मैंने और लगा के दिया था। सभी बच्चों ने लाइन से उसे संयुक्त वाक्य लिखा। चिंता की बात ये नहीं थी कि वो इंटरनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं 10th क्लास को पढ़ा रही थी। तो ये चीज़ मैंने बाद में कॉपी में जब कॉमनली सभी बच्चों को देखा तो मैंने इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास लेके क्लियर भी किया कि इस तरह की गलतियां आप लोग नहीं करो। शब्दों के बीच और लगना और वाक्यों के बीच और लगना, ये दो अलग अलग कंडीशंस में होता है। अगर दो वाक्यों के बीच और लग रहा है तो वो संयुक्त वाक्य के नियम को चलता है, लेकिन दो शब्दों के बीच अगर और लग रहा है तो वो संयुक्त वाक्य का नियम नहीं होता। वो दो शब्दों के बीच का जो और है वो आपका मिश्र वाक्य में भी लग सकता है और साधारण वाक्य में भी लग सकता है। आपको पूरा वाक्य ध्यान से पढ़ना होगा उसके लिए।
चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। देखिए बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, यहाँ दो क्रियाएं थी, मैंने इन दोनों को आपस में एक कर दिया, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, सिंपल। फिर सूर्य उदय हो रहा था और दृश्य सुहावना लग रहा था। सूर्य उदय हो रहा था और दृश्य सुहावना लग रहा था। सूर्योदय का दृश्य, अब यहाँ पर सूर्य का उदय ये क्या है, आपस में लंबा है, तो उसे वाक्यांश में ले आइए। सूर्योदय का समय, सूर्योदय के समय दृश्य सुहावना लग रहा था, तो देखिए क्या है, सूर्योदय का दृश्य सुहावना लग रहा था, सिंपल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में हिमालय है तथा तीन ओर समुद्र है। ठीक है, अब ये दो वाक्य हैं, भारत के उत्तर में हिमालय है, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा क्या है, तीन ओर समुद्र है। अब इसे बनाना हमें साधारण वाक्य में, कैसे बनाएंगे, देखिए भारत के उत्तर में हिमालय तथा तीन ओर समुद्र है। ठीक है, अब यहाँ पर तथा जो शब्द हमने लगाया, तथा जो अव्यय लगाया, ये दो शब्दों के बीच में आपस में मिला रहा था। देखिए क्या है, हिमालय ये एक शब्द है और जबकि तीन ओर समुद्र ये भी एक शब्द है, ध्यान रखना। ये बीच में जो ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगाया है, ये दो शब्दों के बीच में आ रहा है, ना कि दो वाक्यों के बीच में आ रहा है। जबकि यहाँ पर तथा जो है वो दो वाक्यों के बीच आ रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए दो वाक्य, लास्ट वाला तीन ओर समुद्र है, ये तो सेम है, लेकिन पहले आप देख रहे हो भारत के उत्तर में हिमालय है, ये है लगे होने से ये पहला सेंटेंस अपने आप में वाक्य बदल जाता है, वाक्य बन जाता है। अगर हम यहाँ है नहीं लगाते तो ये वाक्य नहीं था, क्योंकि हमने है होने के जैसे ही है लगाया। भाई है की मूल धातु क्या होती है जो है वो क्रिया है, इसकी मूल धातु क्या होती है, होना, हो, तो इस वजह से वो अपने आप में क्रिया हो जाती है। और जहां हमने क्रिया लगाकर वाक्य को खत्म किया तो वो एक अपने आप में पूरा संपूर्ण वाक्य बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत के उत्तर में हिमालय तथा तीन ओर समुद्र। हमने फर्क क्या किया, हमने पहले वाले सेंटेंस से ये है हटाकर वाक्य की कंडीशन को हटा दिया, कि वाक्य जो होता है ना कंडीशन की, भाई वाक्य के एंड में क्रिया होनी चाहिए, वो हमने क्रिया हटा दी, तो वो अपने आप में आधा हो गया और उसमें तथा लगाकर हमने इसे पूरा वाक्य बना दिया। फिर आते हैं, निराला ने कविता लिखी एवं गद्य साहित्य को समृद्ध किया। निराला ने कविता लिखकर गद्य साहित्य को समृद्ध किया। ठीक है, निराला ने कविता लिखने के साथ गद्य साहित्य को समृद्ध किया। जैसे मैंने भी बोला था, निराला ने कविता लिखकर गद्य साहित्य को समृद्ध किया। तो यहां पर लिखी एवं लिखा है ना, लिखी एवं, वो आपको कंडीशन हटा देनी है यहां से। उसने सिर झुकाया तथा गुरु के चरण स्पर्श किए। उसने सिर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए, सिंपल, एक वाक्य कर दिया, उसने सिर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए। फिर आते हैं, सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक घर लौट आओ। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, इसमें एक चीज़ है, ये घर इन्होंने दे दिया जबकि यहाँ पर घर नहीं था। ठीक है, आप चाहो तो नहीं मत देना। ठीक है, मोस्टली वही मैक्सिमम वर्ड्स वही रखो जो आपके मेन सेंटेंस में है। तो जब पहले सेंटेंस में घर नहीं दिया गया है तो हमें यहाँ पर भी घर देने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा वर्डिंग्स जोड़ने से थोड़ा सा बचो, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही जोड़ो। अब आ जाते हैं हम मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य में। चौथा हमारा क्या था, अभी संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना बाकी है, वो हमारा लास्ट था। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम आ रहे हैं मिश्र वाक्य से। अब हम बदलेंगे मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य, फिर मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य, दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम मिश्र वाक्य लेके आ रहे हैं। मिश्र वाक्य में नियम क्या होता है, मिश्र वाक्य का नियम याद करो, जब भी आप प्रैक्टिस करो उनके नियम याद करो। मिश्र वाक्य का सबसे पहला नियम है कि इसमें पहला वाक्य अपूर्ण रहता है और ये अपूर्णता आती है व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगाने से। ठीक है, ये नियम है। व्याधिकरण अव्यय क्या होते हैं, ऐसे अव्यय जो एक वाक्य को दूसरे पर डिपेंड कर देते हैं। अब यहां पर है, सावित्री ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता है। साधारण वाक्य बनाना है, ध्यान रखना, इसमें दो क्रियाओं को आपस में एक ही वाक्य के अंदर लेकर आया। सावित्री बीमारों की तरह चल रही थी।
ठीक है, अब वो ऐसे चल रही थी, बीमार चलता है, तो क्या था, सावित्री बीमारों की तरह चल रही थी। हो गया, मैंने दोनों क्रियाओं को एक में मर्ज करके बता दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। ठीक है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मिश्र वाक्य है। जब हम साधारण वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, गरजने वाले बरसते नहीं। सिंपल है, आप यहाँ पर देख रहे हो, गरजने वाले बरसते नहीं, ये हमने इस तरीके से कर दिया। फिर आते हैं, उसने आवेदन पत्र लिखा जो नौकरी प्राप्त करने के लिए था। उसने नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखा। सिंपल, उसने नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखा। अब यहाँ क्या दिया है, उसने नौकरी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, जो मैंने बोला था वही चीज़। अब इसमें कोई और तरीके से आ सकता है, उसने आवेदन पत्र लिखा नौकरी प्राप्त करने के लिए, ये भी सही था। ठीक है, फिर आते, भाई ने माँ से कहा कि वे गंगा स्नान के लिए चले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, भाई ने माँ से गंगा स्नान करने के लिए कहा। ठीक है, चलने के लिए कहा, गंगा स्नान के लिए चलने को कहा। ठीक है, देखिए आ गया, गंगा स्नान चलने के लिए कहा। नेक्स्ट आ जाते हैं, माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले। ठीक है, माँ ने रेखा से कहा वह शादी कर ले, माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा। ये देखिए, ठीक आया यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं, माँ ने कहा। अब माँ ने कहा, ये अपने आप में पहला वाक्य क्या है, अपूर्णता लिए हुए। जैसे ही हम इसमें क्या लगाते हैं, की लगा देते हैं, तो वो अपने आप में आगे, क्योंकि कहा का मतलब माँ ने कहा, मैंने कहा, यानी कि जो भी जिस व्यक्ति ने कहा है, जो भी वो कह रहा है, वो अभी आके कहा नहीं गया है। तो पूर्णता उसमें तब आएगी जब उसके आगे का स्टेटमेंट उसके साथ अटैच होगा। यहाँ पर अभी उसके साथ वो अटैचमेंट है ही नहीं, तो क्या है, माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा। नेक्स्ट आते हैं, जब वर्षा होती है तो मोर नाचते हैं। वर्षा होते ही मोर नाचने लगते हैं। वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, बिल्कुल सही, वर्षा होते ही मोर नाचने लगते हैं या वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, तुमने आज वह पुस्तक पढ़ी जिसे मैंने लिखा। तुमने मेरे द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ी। सिंपल एक बात है, तुमने आज मेरी लिखी पुस्तक पढ़ी। सिंपल यहाँ पर है, तुमने आज वह पुस्तक पढ़ी जिसे मैंने लिखा था। तुमने मेरे द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ी। सिंपल, तुमने आज मेरे द्वारा लिखी पुस्तक पढ़ी, वही है, तुमने आज मेरी लिखी पुस्तक पढ़ी। नेक्स्ट आते हैं, रोमी ने ज्यों ही दवाई पी उसे उल्टी हो गई। रोमी के दवाई पीते ही उल्टी हो गई। रोमी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। देखो, ये सारी चीजें जब तक आप बेइंतहा प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजें नहीं होंगी क्लियर, ये ध्यान रख लेना। अब आ जाते हैं, हमने मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य देख लिया, अब मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी 2 वाक्य दिए रहेंगे, चूंकि हम मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। दोनों में जो एक चीज कॉमन फैक्टर होता है, मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में जो एक कॉमन फैक्टर ये होता है कि इन दोनों में 2-2 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा कॉमन चीज है। और जो इनमें डिफरेंस होता है, यानी कि जो इन दोनों को अलग करता है, वो ये करता है, पहली चीज, मिश्र वाक्य में पहला वाक्य अपूर्ण होता है, संयुक्त वाक्य में पहला वाक्य पूर्ण होता है। दूसरा डिफरेंस इसमें क्या रहता है कि जहां मिश्र वाक्य में व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगता है, वहीं आपका संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगता है। ये दोनों ही अव्यय जो हैं वो समुच्चयबोधक अव्यय के पार्ट है, लेकिन इनमें फर्क क्या होता है, व्याधिकरण अव्यय मोस्टली पेयर में आते हैं, जिससे एक वाक्य में लगाने से दूसरा वाक्य उस पर डिपेंड हो जाता है। यानी कि हम मान लीजिए पहले वाक्य में अगर उस व्याधिकरण अव्यय को लगा देते हैं तो वो वाक्य क्या होगा, वो अपने आप में अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अपूर्णता पूरी करेगा दूसरे वाक्य में लगा हुआ अव्यय। संयुक्त वाक्य में हम क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य में हम दोनों वाक्यों के बीच में सिर्फ एक अव्यय लगाते हैं, और ये होते हैं समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय। ये ऐसे क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि ये कोई भी 2 समान अधिकार लगने वाले, जिनमें समान अधिकार हो,
उनके बीच में ये लगाया जाता है। इसमें कोई भी एक वाक्य बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कोई कम इम्पॉर्टेंस वाला वाक्य नहीं होता। दोनों ही वाक्य अपने आप में पूर्ण होते हैं और दोनों ही समान अधिकार रखते हैं। ठीक है, ये नियम मैंने कुछ बताए हैं, अब इन्हीं नियम के तहत हम आगे काम करेंगे। जैसे यहाँ दिया है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको देखो, इसको बाद में देखना, पहले यहाँ पर आओ। मैंने भी अभी तक उसको नहीं देखा है। ठीक है, यहाँ पर दिया है, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अब यहाँ से जो हटा दो। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जब हमारे पास मिश्र वाक्य आ रहा है संयुक्त वाक्य पे आने के लिए, तो सबसे पहला नियम है जो व्याधिकरण अव्यय हैं उनको हटा दो। तो यहाँ पर व्याधिकरण अव्यय जो था, अब वह जो है यहाँ पर हमने विद्यार्थी के लिए इस्तेमाल किया, मगर हम इसे नहीं हटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अव्यय नहीं है, ये सर्वनाम के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हुआ है। अब आइए, विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो अभी ये वाक्य सही नहीं है। ठीक है, सही है? बिल्कुल नहीं सही है। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्यार्थी परिश्रमी होता है। ठीक है, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, अब यहाँ हटा देने से हमने जब ये वाक्य इतना किया, सबसे पहले देखना, जब भी मिश्र वाक्य आएगा तो जो भी अव्यय लगाए पहले उसको हटा देना। हटा देने के बाद पहले वाक्य पढ़ना, पहला ही वाक्य पढ़ना, दूसरा वाक्य मत पढ़ना। फिर देखना पहला वाक्य अपने आप में सही बैठ रहा है। तो जैसे ही हमने जो हटाया तो क्या लिखा, विद्यार्थी परिश्रमी होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, हमें ये वाक्य पूर्ण लग रहा है। अब हमें एक ऐसा अव्यय यहाँ पर लगाना है जिससे ये वाक्य पूरी तरीके से सही हो। ठीक है, तो क्या लिखा, विद्यार्थी परिश्रमी होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिख दो और लिख दो, तो सफल अवश्य होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो, अब जैसे यहाँ पर लिखिए तो अवश्य सफल होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया। विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। देखो यही आया, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। तो नियम समझ में आया। जो भी आपके पास में मिश्र वाक्य दिया है, जब उसे आप संयुक्त में बदल रहे हो तो सबसे पहले अव्ययों को हटाने की कोशिश करना, क्योंकि मिश्र वाक्य में व्याधिकरण अव्यय लगे होते हैं, उनको हटाओ तो आपका आधा काम तो वहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया है, उसने जैसे ही पान खाया वैसे ही चकराकर गिर पड़ा। अब यहाँ पर जो था वो क्या था, जैसे हमने जैसे हटा दिया, यहाँ से वैसे अभी वैसे रखो। ठीक है, वैसे तो ये दोनों आपस में साथ में है, आप चाहो तो लिख सकते हो। अब क्या, उसने पान खाया। ठीक है, अब जैसे के साथ ही है तो ही भी दोनों को ही साथ में कंपाइल कर रहा है। उसने पान खाया, चकरा कर गिर पड़ा। तो अब जैसे यहाँ पर आ रहे हैं तो और लगा दो, यहाँ पर क्या हुआ, और चकरा कर गिर पड़ा। देखो आ गया सही, उसने पान खाया और चकरा कर गिर पड़ा। तो पहला नियम आपको क्या है कि मिश्र वाक्य में जो भी अव्यय है उसको आप सबसे पहले हटा दो। अब यहाँ पर आते हैं, देखो, संगम उस स्थान को कहते हैं जहां दो नदियां आकर मिलती हैं। अब क्या है, अब यहाँ पर देख रहे हो, जब पहला वाक्य आ रहा है, संगम उस स्थान को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखो तो हमें एक भी अव्यय नहीं दिख रहा है। ठीक है, जहां दो नदियां मिलती हैं, तो यहाँ पर जहां जो है ये अव्यय के तौर पे काम तो कर रहा है, लेकिन कोई एक प्रॉपर अव्यय नहीं लगा है। ठीक है, हाँ, उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ी अपूर्णता उसकी वजह से आ रही है। लेकिन तब भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी इस वाक्य में ऐसा कोई प्रॉपर अव्यय नहीं लगा है, सिर्फ एक ये जहां को छोड़कर। ठीक है, एक कोई प्रॉपर अव्यय नहीं लगा, जिसकी वजह से इसे हम एक मिश्र वाक्य की जो नियम होता है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो नियम नहीं होते, जिनमें अव्यय नहीं लगाता लेकिन तब भी उसमें पूर्णता होती है। तो क्या करेंगे, अगर इसको हम साधारण वाक्य में से बनाते हैं तो क्या होगा, दो, यहाँ पर है लिखा, दो नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं। दो नदियों के मिलने के स्थान को संगम कहते हैं, ये हमारा साधारण वाक्य हो जाता है। लेकिन अगर हम संयुक्त वाक्य बनाएं तो क्या होगा, दो नदियां मिलती हैं। ठीक है,
दो नदियां मिलती हैं, जैसे यहाँ पर थी ना, जहाँ दो नदियां आकर मिलती हैं उसे तथा इसे संगम कहते हैं। अब ये अगर हम देखें तो मुझे जो है ये एक प्रॉपर संयुक्त वाक्य नहीं लग रहा। देखो आप पढ़ लो, ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, ये आपको अभी भी मिश्र वाक्य की कैटेगरी में लग रहा है, क्योंकि पहला वाक्य अपूर्ण आ रहा है। हम इसमें संयुक्त वाक्य से पूरी तरह प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं है कि ये एक संयुक्त वाक्य है। तो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये वाक्य तो गलत लग रहा है, तो चलिए अब हम नया वाक्य बना लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें जो निकाल रहे हैं, संगम उस स्थान को कहते हैं जहां दो नदियां आकर मिलती हैं। तो अब हमें पहला वाक्य ऐसा बनाना है जहां पहले वाक्य में पूर्णता हो। तो चलो बनाना शुरू करते हैं साथ साथ में। ठीक है, संगम कहते हैं उस स्थान को जहां दो नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, एक बार लिख के देखते हैं। चलो, क्या है? संगम कहते हैं जहां नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, देखो आ रहा है सही, मुझे तो लग रहा है सही। क्यों? क्योंकि जब हम पहला वाक्य पढ़ रहे हैं, संगम कहते हैं, संगम कहते हैं, ठीक है, तो ये हमें पूर्ण लग रहा है। लेकिन क्या इसमें और तरीके हो सकते हैं? देखते हैं। सबसे पहले चलो, अब ये तो हमने पहले वाक्य से बना लिया। अब दूसरे वाक्य, यानी कि जहां दो नदियां आकर मिलती हैं, दो नदियां जहां पर मिलती हैं। ठीक है, ऐसे कर दो, दो नदियां जहां पर मिलती हैं, कॉमा, उसे संगम कहते हैं। हुआ आप में संयुक्त वाक्य कि नहीं हुआ? हो गया ना? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो गलती हो रही थी, यहाँ पहले वाक्य में जो ये जहाँ लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है, ये वाक्य अपने आप में अपूर्ण हो जाता है, जो हमारे संयुक्त वाक्य के नियम को नहीं मानता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वे मेरी माता जी हैं जो चारपाई पर लेटी हैं। ठीक है, तो ठीक है, वे मेरी माता जी हैं, अपने आप में वाक्य पूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल। और चारपाई पर लेटी हैं, तो इसमें और क्या हो सकता है? मेरी माता जी हैं। ठीक है, हाँ, जो क्या कहते हैं, मेरी माता जी हैं और वह चारपाई पर लेटी हैं, इस तरीके से कर दो। ठीक है ना? तो ये कुछ तरीके हैं जो हम तब्दीली में ला सकते हैं, ये बहुत ध्यान रखना है। जैसे वे मेरी माता जी हैं, तो ये अपने आप में हम संयुक्त वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वे मेरी माता जी हैं, हम ये बोल रहे हैं, हाँ, ये वाक्य अपने, मान लीजिए कोई लेडी यहाँ पर लेटी हुई, हम उनको, हाँ वे मेरी माता जी हैं, सिंपल। तो पहला वाक्य कंप्लीट हो रहा है। हाँ, अगर और वह चारपाई पे लेटी हैं, अव्यय यहाँ से बदल दो, जो चारपाई पे लेटी हैं ये आपका व्याधिकरण अव्यय है, और चारपाई पे लेटी हैं ये समानाधिकरण अव्यय है। हमने यहाँ अव्यय में चेंज कर दिया, बाकी देखिए पूरा सेंटेंस सेम ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए मिश्र वाक्य। सिंपल क्या है, पहला नियम यही है, आप एक बार इसमें से जो भी अव्यय लगे हैं उनको हटाने का प्रयत्न कीजिए कि सही आता है कि नहीं। राधा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। अब यहाँ पर अव्यय क्या लगा हुआ है? इसलिए और क्योंकि। मैं क्योंकि क्यों नहीं काट रही हूँ, क्योंकि हो सकता है शायद ये ज़रूरत पड़ जाए। यहाँ पर जैसे दिया है, राधा स्कूल नहीं गई, वह बीमार है, वह राधा स्कूल इसलिए नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। सिंपल, राधा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, हो सकता है कि नहीं? हमने लास्ट वाला दे दिया ना, राधा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं गई, राधा स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। सिंपल है ना? तो देखो हमने क्या किया, राधा बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गई, सिंपल हमने दे दिया ना। तो आप यहाँ पर बदल सकते हो बहुत आसानी से, जो बाद वाली क्रिया है उसको पहले में भी लेके आ सकते हैं। फिर आते हैं, हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था। सिंपल क्या है, हम लोग नदी पर गए थे, तो हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमको तैरना था।
हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, हम लोगों को तैरना था इसलिए नदी पर गए। अब यहाँ पर जैसे है पहला है हम लोग नदी पर गए, तो क्या होगा, हम लोग नदी पर गए, सिंपल, हम लोग नदी पर गए क्योंकि हमें तैरना था। ये देखिए, क्योंकि हमको तैरना था। तो यहाँ पर अगर हम देख लें हम लोग नदी पर गए थे, या अब यहाँ पर आप बोलोगे कि पहला वाक्य मैम जो आप बोल रही हैं वो तो संयुक्त वाक्य में भी आ रहा है और आपका मिश्र वाक्य में भी आ रहा है। क्रिया पे ध्यान देना, हम लोग नदी पर गए और हम लोग नदी पर गए थे। यहाँ पर सिर्फ एक थे की वजह से वाक्य एक संयुक्त हो रहा है, दूसरा मिश्र हो रहा है। हम लोग नदी पर गए थे। अब ये बात हम किसी को तब बताएंगे जब हमने नदी की पे जाकर की बात। अगर हम सिर्फ ये बोले हम लोग नदी पर गए, तो ये अपने आप में क्या लग रहा है, पूर्ण लग रहा है। थे लगाने से अपूर्णता आ जा रही है। अब क्या है, हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए। फिर आते हैं, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। ठीक है, क्या है, मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तो वे चले गए। अब यहाँ क्या है, मजदूरों ने, जब यहाँ पर सबसे पहला जो हमें अव्यय दिख रहा है वो क्या है, जब। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, जब, और ये तब। ठीक है, दो अव्यय थे, दोनों काट दिया। मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया और वे चले गए, आ गया। ये काम बहुत आसान होगा। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय सबसे पहला काम वही करना कि मिश्र वाक्य में जो भी अव्यय लगे उन्हें पहले हटा देना। देखो हो गया, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। ठीक है, मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया और वे चले गए, बन गया ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, छात्र का उत्सव इसलिए बढ़ा कि अध्यापक ने उसकी प्रशंसा की। अब यहाँ पर क्या है, अध्यापक ने छात्र की प्रशंसा की, क्योंकि यहाँ पर छात्र का उत्साह बढ़ना एक क्या है, क्या कहते हैं, बाद में होने वाली क्रिया। पहले पूर्वकालिक क्रिया क्या हो रही है आपकी, पहले प्रशंसा की गई है, बाद में उसका उत्सव बढ़ा है। तो आप ये हमेशा याद रखना कि संयुक्त वाक्य में जो क्रिया बाद में हुई है उसे बाद में ही रखना। जैसे यहाँ अध्यापक ने उसकी किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, छात्र की। अध्यापक ने छात्र की प्रशंसा की और उसका उत्साह बढ़ गया। देखिए क्या है, अध्यापक ने छात्र की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब आगे नंबर 6 में। 6 में क्या है, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, मिश्र वाक्य की दो कंडीशन हमने देख ली, मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य भी बना लिया, मिश्र वाक्य से हमने संयुक्त वाक्य बना लिया। अब संयुक्त वाक्य वाला एक कंडीशन हमारी बची थी, कौन सी थी, संयुक्त वाक्य से हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। सेम वही चीज है, संयुक्त वाक्य में 2 हैं, संयुक्त वाक्य में कितने, 2 वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य में 2 वाक्य होते हैं, दोनों में 2-2 वाक्य हैं। ठीक है, कंडीशन वही आपको जो जैसे मैंने बताया, मिश्र वाक्य में व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगता है, जबकि संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगता है। क्रियाओं को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संयुक्त वाक्य जब हम बना रहे हैं तो पहला वाक्य जो पूर्ण है उसे अपूर्ण बनाने के लिए उसमें किसी तरह के अव्यय को आप लगा दीजिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था कि जब हम मिश्र वाक्य से संयुक्त बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि मिश्र वाक्य में जो भी अव्यय लगे हैं उन्हें हटा देना था। अब सेम वही चीज़ यहाँ पर पलट देनी है। जब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में लगाएंगे तो पहले वाक्य में हम कोई भी एक व्याधिकरण अव्यय लगाएंगे और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरे वाक्य में भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए, हमने अभी इसका आंसर नहीं देखा है, सही लॉयल हमने नहीं देखा, हम आगे वहाँ पर देख के करते हैं। देखिए क्या है, मेरे पाठ्यक्रम में निर्मला उपन्यास है जिसके लेखक प्रेमचंद है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मेरे पाठ्यक्रम में निर्मला उपन्यास है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, ये पूर्ण लिया हुआ है। अब अगर इसे हम अपूर्ण करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें किसी अव्यय को लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अव्यय को लगाना पड़ेगा। चलो कोशिश करते हैं। मेरे पाठ्यक्रम में जो निर्मला उपन्यास है उसके लेखक प्रेमचंद है। देखो बना, सिंपल क्या किया, मेरे पाठ्यक्रम में जो, मेरे पाठ्यक्रम में जो निर्मला उपन्यास है उसके
अब क्योंकि यहाँ जिसके नहीं लगेगा, उसके लेखक प्रेमचंद है। बैठ गया। चलिए देखते क्या है। मेरे पाठ्यक्रम में निर्मला नामक वह उपन्यास है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। देखिए वो अलग तरीके का हुआ, इसमें हमने क्या किया, इन्हीं में तब्दीलियां करी। ये चीज कोशिश करना कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसी में तब्दीलियां थोड़ी सी आगे पीछे करो। अब यहाँ था क्या, मेरे पाठ्यक्रम में निर्मला उपन्यास है। अब मैंने इसमें जैसे ही जो लगाया तो उससे क्या हुआ, अपूर्णता हुई ना। क्या था, मेरे पाठ्यक्रम में जो निर्मला उपन्यास है उसके लेखक प्रेमचंद है। पहला वाक्य पूर्ण कर दिया। वही चीज यहाँ, मेरे पाठ्यक्रम में निर्मला नामक उपन्यास है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। हम यहाँ पर जब ये वाक्य पढ़ रहे हैं तो ये हमें मिश्र वाक्य नहीं लग रहा, लेकिन जब हम वो वाक्य पढ़ रहे हैं जो लगा हुआ, तो वो हमें मिश्र वाक्य लग रहा है। चलिए दूसरा करते हैं। नीरज ने, गुजल नहीं है गजल है। क्या है, नीरज ने गजल सुनाई और मीरा रो पड़ी। अब क्या होगा, नीरज ने वह गजल सुनाई जिससे मीरा रो पड़ी। ठीक है, नीरज ने वह गजल सुनाई जिससे मीरा रो पड़ी। देखो बना कि नहीं बना। अब आते हैं, नीरज ने ऐसी गजल सुनाई कि मीरा रो पड़ी। वो भी सही है, ये भी सही है। आ गया कि नहीं आ गया। देखो सिंपल, हम वो वाले वाक्य पढ़ ही नहीं रहे, हम अपने दिमाग से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर दिए हैं, आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं बहुत सारे। नीरज ने ऐसी गजल सुनाई कि मीरा रो पड़ी। नीरज ने वह गजल सुनाई जिससे मीरा रो पड़ी। फिर आते हैं, तुम महान हो क्योंकि सत्य बोलते हो। ठीक है, तो यहां पर तुम महान हो ये पूर्ण है। अब इसे बनाना हो तो चलो लिखते हैं, तुम महान हो क्योंकि सत्य बोलते हो। अब चूंकि यहां पर क्योंकि लगा हुआ है तो हम क्यों मेहनत करें ज्यादा। हम पहले वाक्य में एक ऐसा अव्यय लगाते हैं जो क्योंकि के साथ मैच खाता है। तुम इसलिए महान हो। हमें क्योंकि जब लगा हुआ है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। क्योंकि के साथ जो हमारा मिलता है वो क्या है, इसलिए। तुम इसलिए महान हो क्योंकि सत्य बोलते हो। चलो देखते हैं, तुम इसलिए महान हो क्योंकि सत्य बोलते हो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सेट बैठ गया। ठीक है, चलिए तो इसमें कुछ और बन सकता है। तुम इसीलिए सत्य बोलते हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वाक्य बदल जाएगा। और कोई वाक्य बन नहीं रहा है, देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। आपके पास प्रतिभा है इसलिए सफल लेखक हैं। तो क्या है, आप के पास प्रतिभा है इसलिए सफल लेखक है। तो हम एक काम करते हैं, जो सफल लेखक है इसको पहले ले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अव्यय लगे हैं उसको आप काट दो। सबसे पहले तो ये इसलिए यहाँ से काट दो। ठीक है, आपके पास प्रतिभा है। आपके पास इसीलिए प्रतिभा है क्योंकि आप एक सफल लेखक हो। ठीक है, ये हो सकता है। आपके सफल लेखक बनने के कारण आप, नहीं ये तो सरल वाक्य हो जाएगा। तो सिंपल क्या है, आप सफल लेखक इसलिए हैं क्योंकि आप प्रतिभा संपन्न हैं। ठीक है, आप इसलिए सफल लेखक हैं क्योंकि आप प्रतिभा संपन्न हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, आप सफल लेखक इसलिए हैं कि आपके पास प्रतिभा है। ठीक है, ये भी सही आ रहा है। ठीक है, तो आप सफल लेखक इसलिए हैं क्योंकि आपके पास प्रतिभा है। ये भी कर सकते हैं, क्योंकि लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सही आएगा, क्योंकि आपके पास प्रतिभा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामने खड़े सज्जन हमारे अध्यापक हैं और हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहा है, देखिए, सामने खड़े सज्जन हमारे अध्यापक हैं। सामने जो सज्जन खड़े हैं वह हमारे हिंदी अध्यापक हैं। ठीक है, सिंपल ये देखना, सामने जो सज्जन खड़े हैं वो हमारे हिंदी अध्यापक हैं। देखें, चलिए, जो सज्जन सामने खड़े हैं वे हमारे हिंदी के अध्यापक हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। ईमानदारी से काम करो और चैन से रहो। जो ईमानदारी से काम करता है
वो चैन से रहता है। देखते हैं, ईमानदारी से काम करोगे तो चैन से रहोगे। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया, जो ईमानदारी से काम करता है, यहाँ पर हमने जो लगा दिया, और की जगह हमने क्या लगा दिया, वो लगा दिया। करो की जगह हमने करते लगा दिया, करते हैं। ठीक है, जो ईमानदारी से काम करते हैं वो चैन से रहते हैं। ईमानदारी से काम करोगे तो चैन से रह सकोगे। ठीक है, इस छात्र ने प्रतियोगिता में भाग लिया और पुरस्कृत हुआ। तो क्या हुआ, यहां पर देखिए, इस छात्र ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो यहां पर सबसे पहले छात्र है, हम छात्र के बारे में बात कर रहे हैं तो यही करेंगे, यह वही छात्र है जिसने प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किया। सिंपल कर सकते हैं। यह वही पुरस्कृत छात्र है जिसने प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है ना, यह वही पुरस्कृत छात्र है जिसने प्रतियोगिता में भाग लिया था। चलिए देख लेते हैं क्या, यही वह छात्र है जो प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कृत हुआ। ये भी है। देखिए, 3 तरह के वाक्य मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आते हैं, उसने मुझे देखा और खिसक गया। उसके मुझे देखते ही, उसने मुझे देखा और खिसक गया। उसने जैसे ही मुझे देखा वैसे ही खिसक गया। ठीक है, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। ठीक है, उसने जैसे ही मुझे देखा वैसे ही खिसक गया। तो यहाँ पर आई थिंक हमने अपने सभी तरीके के जितने भी वाक्य परिवर्तन हो सकते थे वो मैंने आपको समझा दिए और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरी उम्मीद यही है। ठीक है, अब देखिए, हमने ये तो कर दिया। अब आपको मैं एक टेस्ट पेपर बनाकर देने वाली हूँ। क्या देने वाली हूँ, एक टेक्स्ट पेपर 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे, वेरी शॉर्ट भी रहेंगे और शॉर्ट भी रहेंगे। अब उनको आप कोशिश करना हल करने की। देखिए, चीज़ें आपने पढ़ तो ली हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अश्योर नहीं हो सकते हो कि ये सारी चीज़ें आपको आई हैं। व्याकरण के तौर पे मैं जो बता रही हूँ, व्याकरण में जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा फंसते हो, मेरी कोशिश यही है कि आप पहले अच्छे से उसको समझो। समझने के बाद जो एक्सरसाइज मैंने कराई करो, और उसके बाद एक अपना छोटा सा टेस्ट दो। मैं मानती हूँ कि आप में से बहुत से बच्चे जो हैं इसको सॉल्व कर लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं भी कर पाएंगे, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मेरा अभी एंड नहीं हो रहा है प्रैक्टिस पेपर के बाद। अभी तो हम आपकी बहुत प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। अभी तो हम खाली एक्सप्लेनेशन देकर चीज़ों को समझा रहे हैं। अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन तो आपकी लाने बाकी है ना, है ना। तो यही चीज़ है कि आप पहले यहाँ पर देखो, आप प्रैक्टिस करो, कि ये चेक करो कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं आया है। फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में, जिसमें हर एक चीज़ को हम हर तरीके से समझने की कोशिश करने वाले। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने डीपीपी दिया है रचना के आधार पर वाक्य के भेद का, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 30 मार्क्स का बनाया है। 3 टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। आपका अभ्यास कार्य भी है, बहुविकल्पीय प्रश्न है और अति लघु प्रश्न भी हैं। तो इनको अच्छे से करो। कुछ डेफिनेशंस हैं जो लघु उत्तरीय भी हैं, अच्छे से करना। जो मैं बोल रही हूँ, थोड़ा दिमाग लगाकर चीज़ों को समझना, करना। जो ट्रिक्स बताई हैं उन ट्रिक्स को अप्लाई करने की कोशिश करना। और मैं अब मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी डीपीपी का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद का हम सोल्यूशन देखेंगे। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।